गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर, ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। हिस्ट्री के पहले चैप्टर को एज ए रिवीजन हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बता दिए थे। आज हमारा टॉपिक्स है टॉपिक 2, चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और उसका टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मिड 18th सेंचुरी में यूरोप का मैप किस तरीके से था। जैसा हम आज यूरोप देखते हैं वैसा नहीं है, बल्कि यूरोप का मैप बहुत ज़्यादा डिफर था और जो नेशन स्टेट हमें नहीं दिखाई पड़ रहे थे। और जो यूरोप था वो किंगडम्स, डचीज और कैंटन्स में डिवाइड था, जिस पर कुछ प्रमुख राजवंशों का शासन था। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था हैब्सबर्ग डायनेस्टी, उसका शासन था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो राजवंश थे, जो किंगडम्स, जो रूलर्स थे और जो उनके टेरिटरीज में रहने वाले सिटीजन्स थे, उनमें कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता था। यानी वो लोग ना ही कल्चर को शेयर करते थे, ना ही उनके एंसेस्टर्स अलग थे। केवल जो सिटीजन्स हैं विद इन द टेरिटरी, वो अपने रूलर्स की एज ए सब्जेक्ट बनकर रहते थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो दो मेन ग्रुप थे, यानी कि मिड 18th सेंचुरी में यूरोप के जो दो मेन ग्रुप थे वो थे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। जैसा कि एरिस्टोक्रेसी हम लोग जानते हैं कि जो राजशाही, राजवंश के लोग, और मिडिल क्लास, नया मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग कौन था, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ लें। जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी यूरोप में, वो सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट ग्रुप था। यानी कि यूरोप में वो सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली थे। इस क्लास के, इस वर्ग के मेंबर जो थे, वो एक क्षेत्रीय विविधता होते हुए भी जो उनका वे ऑफ लाइफ था वो कॉमन था। यानी उनके रहन सहन का तरीका एक सा था, भले ही वो क्षेत्रीय विविधता को शेयर करते हों। यानी कि द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ। यानी उनके जीने का तरीका, जो एरिस्टोक्रेसी क्लास था, राजशाही वर्ग था, उनका जीने का तरीका एक सा था। उनके रहने के का स्टाइल जो कहा जा सकता है एक सा था। उसके अलावा ये शक्तिशाली किस मायने में थे कि जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ पर इनके बहुत बड़े बड़े स्टेट थे, और ये लोग जो टाउन थे वहाँ पर, जो शहर थे, उनमें भी अपने घर रखते थे। यानी कि थर्ड पॉइंट, दे ओन्ड स्टेट्स इन कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। यानी कि इनके जो रेजिडेंस थे वो कंट्री साइड में भी, ग्रामीण इलाकों में भी इनका प्रभुत्व था और शहरों में भी था। ग्रामीण इलाकों में इनके पास स्टेट्स थे और शहरों में घर थे। साथ ही साथ जो एरिस्टोक्रेसी क्लास था वो कौन सी लैंग्वेज को यूज करता था। यानी कि एरिस्टोक्रेसी क्लास जो यूज करता था, या उनकी लैंग्वेज थी फ्रेंच। उस समय जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करती थी हाई क्लास को, और एरिस्टोक्रेसी क्लास जो था अपने आप में हाई क्लास था। तो वो लोग हैं जो एरिस्टोक्रेसी क्लास था, उसके लोग जो फ्रेंच को यूज करते थे, जो लैंग्वेज उस समय उच्च वर्ग की मानी जाती थी। साथ ही साथ ये लैंग्वेज होती थी डिप्लोमेसी, यानी आपस में कूटनीतिक बातें, जो राजनीतिक बातें होती हैं, उसको करने के लिए ये लोग फ्रेंच का इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ हालांकि ये न्यूमेरिकली बहुत कम थे, यानी एरिस्टोक्रेसी क्लास को हम देखें कि ये संख्या में तो बहुत कम थे, लेकिन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। और आपस में हर जो राजशाही परिवार था वो आपस में किसी न किसी रूप से आपस में संबंधित था। उसमें एक सबसे बड़ा संबंध क्या था कि मैरिज टाई, यानी कि वो विवाह संबंधों से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो मुझे आशा है अभी आपको ये समझ में आया होगा। और हमारा जो नेक्स्ट है वो है न्यू मिडिल क्लास, यानी कि यूरोप में रहने वाला एरिस्टोक्रेसी क्लास और दो न्यू मिडिल क्लास जो है वो यूरोपियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते थे, या उसको रिप्रेजेंट करते थे।
ये सारे पॉइंट आप नोट भी कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट आप नोट भी कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट जो हैं एरिस्टोक्रेसी क्लास के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, जिसमें हम एरिस्टोक्रेसी को डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि मिड 18th सेंचुरी में जो यूरोप था, 18वीं शताब्दी के मध्य में जो यूरोप था, उसमें रहने वाले लोग दो समूहों में विभाजित थे, जिसको एक हम राजशाही कह सकते हैं या राजतंत्र, और दूसरा न्यू मिडिल क्लास। हम लोगों ने एरिस्टोक्रेसी या राजतंत्र को डिस्कस कर चुके हैं। जो दूसरा ग्रुप था वो था द न्यू मिडिल क्लास। हम जैसा कि जानते हैं कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप की जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी वो क्या थी, पीजेंट्री, यानी कि यूरोप में रहने वाले अधिकांश लोग किसान थे। अब ये पीजेंट्री को भी हम यूरोप में अलग अलग तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम यूरोप के पश्चिम की बात करें तो वहाँ पर जो लोग थे, जो किसान थे, वो कैसे खेती करते थे, एक किराएदार के रूप में या किराए पर ज़मीन को लेकर, या वो बहुत ही स्मॉल लैंड ओनर्स थे, यानी थोड़ी सी ज़मीन के स्वामी थे। कहने का मतलब इसको हम ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं। आप जैसे ब्लैक बोर्ड पे फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, वेस्ट ऑफ द यूरोप लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, यानी कि किसानों की अपनी ज़मीनें नहीं हुआ करती थी। अधिकांश जो खेत जोतने वाले लोग थे या तो वो टेनेंट्स थे या फिर उनके पास बहुत ही थोड़ी ज़मीन हुआ करती थी, और ये स्थिति थी यूरोप के पश्चिम में। सेकंड है जो ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप था, यानी यूरोप का जो पूर्वी और मध्य यूरोप था, वहाँ पर जो लैंड पैटर्न था, यानी ज़मीन का जो पैटर्न था, खेती करने वाली ज़मीन का पैटर्न था, वहाँ पर हमें वास्ट स्टेट्स, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें मिल जाती थी, और उसके जो लैंड ओनर्स थे वो उन ज़मीनों पर खेती कैसे कराते थे, गुलामों या दासों की, दास प्रथा जो यूरोप में प्रचलित थी कि उन ज़मीनों पर दासों के द्वारा खेती की जाती थी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट्स, यानी हम बहुत बड़े एरिया में खेती की ज़मीनों का वर्णन कर सकते हैं। और साथ ही और इन ज़मीनों पर खेती किसके द्वारा कराई जाती थी, सर्व्स या गुलामों के द्वारा। लेकिन हमको ये मालूम है कि 18वीं शताब्दी के मध्य से ही यूरोप में औद्योगिकीकरण का प्रोसेस शुरू हो गया था। अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शुरू हुआ था, इसका इम्पैक्ट भी पूरे यूरोप में पड़ने लगा। अगर हम बात करें मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया था। अब ये प्रोसेस का परिणाम ये हुआ कि जो यूरोप का वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट था, यानी कि पश्चिमी और मध्य यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की वजह से जो व्यापार है वो भी बढ़ा। अब जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड की ग्रोथ ज़्यादा होने लगी, तो उसकी वजह से जो शहर थे उनका एक्सपेंशन होने लगा, यानी कि ग्रोथ ऑफ टाउन्स वर ऑल्सो एमर्ज्ड, जिसके साथ ही साथ एक नया कॉमर्शियल क्लास, ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन ए न्यू कॉमर्शियल क्लास एग्जिस्टेड इन दीज पार्ट्स ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप के पश्चिमी और मध्य भाग में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोडक्शन और ट्रेड की वजह से जो टाउन्स का एक्सपेंशन हुआ, शहरों का विकास हुआ, और जिसकी वजह से एक नए कॉमर्शियल क्लास, एक नए वाणिज्यिक वर्ग, व्यापारिक वर्ग की शुरुआत हो गई। अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस, जैसा कि हम जानते हैं कि औद्योगिकीकरण शुरू हुआ था सबसे पहले हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी 1750 के बाद से इंग्लैंड में शुरू हुआ था, और बाद में इसकी ग्रोथ, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ कहाँ तक फैली, फ्रांस और जर्मन स्टेट्स के कई पार्ट्स में। ये प्रक्रिया संभव हो सकी 19वीं शताब्दी में, यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिकीकरण जो शुरू हुआ था वो इंग्लैंड में शुरू हुआ,
और 19वीं शताब्दी तक ये फ्रांस और जर्मन राज्यों के भागों तक पहुंच गया था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक नए सामाजिक समूह का विकास हुआ। ये सामाजिक समूह क्या कौन कौन से थे, यानी कि हम इसको इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं, आप लास्ट पॉइंट देखिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ की वजह से एक नया वर्किंग क्लास का उदय हुआ, एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। ये सामाजिक समूह क्या था कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे यानी वर्किंग क्लास, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्री ओनर थे जिन्होंने इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी, फॉर्मर है ना, फाउंडेशन की थी, और साथ ही बिजनेसमैन और अदर प्रोफेशनल। यानी कि अब तक यूरोप में एक नए मिडिल क्लास का उदय हो चुका था, और वो मिडिल क्लास क्या था, वर्किंग क्लास, जो लोग फैक्ट्री में प्रोडक्शन वर्क करते थे जिसमें श्रमिक समूह आ जाता था, उसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल। एक नया प्रकार का यूरोप तैयार हो रहा था जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई। और ये नया मिडिल क्लास कैसा था, यूरोप का जो हम मध्यकालीन यूरोप की बात करते हैं उससे बिल्कुल अलग था। इनकी सोच अलग थी, इनका जो दृष्टिकोण था वो उदारवाद था, यानी कि द न्यू मिडिल क्लास हैड लिबरल एटीट्यूड। अब ये हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिए लिबरलिज्म का क्या मीनिंग था, यानी उदारवाद का मायने ये लोग किन अर्थों में लेते थे और यूरोप का उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। हम लोगों ने पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया है 2.1 कि किस तरीके से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में दो प्रकार के सोशल ग्रुप थे। वन वॉज एरिस्टोक्रेसी एंड सेकेंड वॉज न्यू मिडिल क्लास। और ये न्यू मिडिल क्लास ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विच इज स्टार्टेड इन इंग्लैंड latter half of the 18th century and spread over the France and part of German state in 19th century. Is that clear? अब हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि एक नया मिडिल क्लास ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण की वजह से एक नया मिडिल क्लास उत्पन्न हुआ था या उदय हुआ था, समाज में एक नया मध्यम वर्ग उदय हुआ था, और जिसका जो परिणाम था औद्योगिकीकरण का। औद्योगिकीकरण की वजह से इस तरीके का नया मिडिल क्लास उत्पन्न हुआ था जिसको रिप्रेजेंट करते थे वर्किंग क्लास, यानी कि फैक्ट्रियों, कारखानों या प्रोडक्शन वर्क में लगे हुए जो भी श्रमिक थे, मजदूर थे वो लोग, या ट्रेडर्स, बिजनेसमैन या इंडस्ट्रीज जिन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया था। अब वो कुछ उनका जो एटीट्यूड था वो लिबरल एटीट्यूड था। लिबरल मानी वो लोग उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे समाज के प्रति। अब ये उदारवाद क्या होता है, अब हमारा सेकंड टॉपिक यही है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। अगर हम लिबरलिज्म की बात करें कि यूरोप में किस तरीके से औद्योगिकीकरण की वजह से जो राष्ट्रीय एकता और जो उदारवाद का आदर्शवाद था वो एक होता गया, यानी कि जो इन यूरोप नेशनल यूनिटी वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, यानी जो नेशनल यूनिटी थी वो धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू न्यू मिडिल क्लास जो नेशनल यूनिटी किसके क्लोज हो गई, जो लिबरलिज्म का आइडिया था। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म, अगर हम लिबरलिज्म की बात करें तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, जो लैटिन रूट है लिबर। लिबर मीन्स होता है फ्री, यानी कि अब हम सोच सकते हैं कि जो न्यू मिडिल क्लास था वो लिबरलिज्म या लिबर या फ्री किन चीज़ों का से आज़ाद होना चाहता था। फ्री से मतलब हम क्या चाहते हैं कि कोई भी किसी भी क्षेत्र में किसी को कुछ हद तक स्वतंत्रता मिले। अब उनका ये जो लिबरलिज्म था वो दो मायनों में था, एक था पॉलिटिकल लिबरलिज्म, यानी वो राजनीतिक उदारवाद में कुछ रियायतें चाहते थे या कुछ परिवर्तन चाहते थे, और दूसरा है इकोनॉमिकल लिबरलिज्म, यानी कि जिस तरीके से इकोनॉमी चेंज हो रही थी यूरोप की, उस तरीके से जिस तरीके से इकोनॉमी चेंज हो रही थी यूरोप की, तो उस परिवर्तन में क्या कठिनाइयाँ आ रही थी, और जो ये नया मध्यम वर्ग था जिसमें कि श्रमिक थे,
जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाते रहते थे, यानी कि प्रॉपर जो लेबर का फ्लो होता रहता था, है ना, गुड्स का, कैपिटल का, जो उनको इसके फ्लो में जो मुश्किलें आ रही थी उनसे वो किस तरीके से आज़ादी चाहते थे और किस तरीके से वो बाजार की स्वतंत्रता चाहते थे। तो उनके दो मायने थे, पहला था पॉलिटिकल लिबरलिज्म और दूसरा है इकोनॉमिकल लिबरलिज्म। पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल लिबरलिज्म के क्या मायने थे फॉर द न्यू मिडिल क्लास। फर्स्ट क्या था, सबसे पहले नया मध्यम वर्ग क्या चाहता था कि हर व्यक्ति की आज़ादी, यानी फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में आज़ादी मिले जिससे कि वो अपने जीवन या अपने काम को सुचारू रूप से चला सके। सेकंड, वो लोग क्या चाहते थे, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि यूरोप में जो कानून है वो बराबरी का होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था किस तरीके से जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो डिफरेंट स्टेट में डिवाइड थी और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उसमें क्या परिवर्तन आया। अब ये परिवर्तन केवल फ्रांस तक ना सीमित रहे, बल्कि जो नया मिडिल क्लास था वो ये चाहता था कि जो है इक्वेलिटी इस्टेब्लिश की जाए बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो। थर्ड, वो लोग किस चीज़ पर बल देते थे, वो एक ऐसी सरकार चाहते थे जो सहमति से बनी हो, यानी वो यूरोप में कुछ ऐसी सरकारों की वो लोग आवश्यकता अनुभव करते थे कि जो सहमति के आधार पे बनी हो। सहमति का आधार सीधे से इंडिकेट करता है डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन का। जब उनका ये कॉन्सेप्ट था कि जो गवर्नमेंट है वो कंसेंट पर बनेगी, तो साथ ही साथ समझ में आ गया कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट की उन्होंने एक तरीके से कल्पना की हुई थी। अब उन्होंने ये एक डिसाइड किया था कि कानून के सामने सबको समानता मिले, पर उनका ये बट इक्वलिटी बिफोर द लॉ, उनका ये जो आइडिया था वो यूनिवर्सल सफरेज को बढ़ावा नहीं देता था, उसको डिस्करेज करता था। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया तो वो किन लोगों को दिया गया था, उसमें जो नॉन प्रॉपर्टी मैन थे और वीमेन थे वो इंक्लूड नहीं किए गए थे। केवल एक्टिव सिटीजन जो 25 साल के थे या जो जिनके पास प्रॉपर्टी ओनर, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, वो वोट देने के अधिकारी थे। तो यहाँ पर भी वो उनका ये आइडिया, लिबरलिज्म का आइडिया स्टैंड नहीं करता था यूनिवर्सल सफरेज के द्वारा। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि फ्रांस में किस तरीके से थोड़े समय के लिए सभी एडल्ट मेल को एलिजिबल कर दिया गया था, उनको वोटिंग राइट दे दिया गया था अंडर द जैकोबिन गवर्नमेंट। लेकिन जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट का शासन शुरू हुआ फ्रांस में, वैसे ही जो महिलाएं थीं, वीमेन और जो नॉन प्रॉपर्टी मैन थे, उनको माइनर डिक्लेयर कर दिया गया और ये कहा गया कि जो महिलाएं हैं उनके गार्जियन, उनके अभिभावक कौन होंगे, उनके फादर और हस्बैंड। ये मानना था कि वो डिसीजन लेने में एफिशिएंट नहीं होती हैं। तो यही स्टैंड जो था वो नए मिडिल क्लास का भी था और वो इक्वलिटी बिफोर लॉ की तो बात करते थे, पर उनका ये आइडिया यूनिवर्सल सफरेज के बारे में निश्चित नहीं था। अभी आपको ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा। इसमें से कोई भी एमसीक्यूज आता है कि पहला इसमें एक एमसीक्यूज क्या बनता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। तो लिबर का मीनिंग होता है फ्री। उसके बाद जो आइडियाज थे इसमें से एमसीक्यूज बनता है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो इकोनॉमिकल लिबरलिज्म को डिस्कस करेंगे। अब हम इकोनॉमिकल लिबरलिज्म की बात करेंगे। इकोनॉमिकल लिबरलिज्म में जो मिडिल क्लास क्या चाहते थे, उनकी क्या डिमांड थी, फ्रीडम ऑफ मार्केट। पहला तो वो बाजारों की स्वतंत्रता चाहते थे जहां पर वो आसानी से अपनी वस्तुओं को पहुंचा सकें। दूसरा क्या था, दे वांटेड टू एबॉलिश स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। जो राज्यों के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे उससे वो फ्री होना चाहते थे, ताकि जो उनकी गुड्स एंड कैपिटल्स हैं, यानी उनकी वस्तुएं और जो पूंजी है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से मूव हो सके। ये दो चीज़ें चाहते थे। अब हम ये क्यों चाहते थे,
यानी कि उस समय जो इकोनॉमिकल स्फेयर में कितनी डिस्पैरिटीज थी, इसको हम समझ सकते हैं एक जर्मन स्पीकिंग रीजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेपोलियन ने छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज को लेकर 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मन स्टेट की स्थापना की थी। अब उसमें ही अगर हम देख लें तो आर्थिक क्षेत्र से कितनी असमानता थी। 1833 में अगर किसी एक व्यापारी को अगर 1833 में किसी एक व्यापारी को हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाना पड़ता था अपनी वस्तुओं को ले जाकर, अपनी जो गुड्स होती थी उसको उसके साथ, तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता था। और हर कस्टम बैरियर पर, हर बैरियर पर उससे 5% कस्टम ड्यूटी वसूल की जाती थी। इतना समझ में आ गया कि 1833 की हम बात करें, यदि कोई एक ट्रेडर मूव कर रहा है फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग में, तो उसे 11 कस्टम ड्यूटीज को 11 कस्टम बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता था और हर बैरियर पर उसको 5% की दर से, रेट से जो है कस्टम ड्यूटी वसूल की जाती थी। और ये कस्टम ड्यूटी 5% कैसे होती थी? उसके साथ जो वस्तुएं होती थी उसके वजन के हिसाब से होती थी। एक तो ये सबसे बड़ी असमानता थी कि हर बैरियर पर, हर अवरोधक पर उसको शुल्क देना पड़ता था, जिससे कि मानी हुई बात है कि उसकी वस्तु अपने आप में महंगी हो जाती। साथ ही साथ हर स्टेट में जो करेंसी थी, जो वेट्स थे, जो मेजर, जो नाप तौल, वजन, जो वहाँ की करेंसी थी वो अपनी थी। यानी अगर 39 स्टेट की बात करें तो हर स्टेट में हर चीज़ ये डिफरेंस पाया जाता था, जो कि एक बहुत बड़े बैरियर के रूप में देखा जाता था इकोनॉमिकल स्फेयर में, यानी आर्थिक क्षेत्र में इसको एक बड़ी बाधा के रूप में देखा जाता था कि हर क्षेत्र में अपनी करेंसी, उनकी मुद्रा अलग होती थी, उनका जो वेट, जो उनका मेजरिंग स्केल था वो अलग था, उनके जो नाप तौल की यूनिट थी वो अलग थी। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जो लेंथ की यूनिट होती थी, जो टेक्सटाइल कपड़े को नापने की यूनिट होती थी, वो एले कही जाती थी। अब ये एले कैसे डिफरेंट थी? अगर हम फ्रैंकफुट की बात करें तो फ्रैंकफुट में ये था 54.7 सेंटीमीटर इन ए एली। यानी एक एली में अगर हम फ्रैंकफुट में कोई कपड़ा खरीदते हैं तो हमें एक एली में 54.7 सेंटीमीटर का कपड़ा मिलेगा। वही मेंज में 55.1 सेंटीमीटर इन ए एली हो जाता था। अब ये यूनिट कितनी अलग थी कि न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्रीबर्ग में 53.3 सेंटीमीटर हो जाता था। यानी एक एली की यूनिट हर क्षेत्र में अलग अलग थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर थी, एक बहुत बड़ा अवरोधक थी, जो एक तरीके से अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखें, अब ये बातें होने लगी थी 19वीं सेंचुरी के हाफ तक, ये बातें होने लगी थी। और इसका सबसे बड़ा परिणाम क्या निकल के आया कि जोल्वेरियन थी, जोल्वेराइन भी बोल सकते हैं इसको, जोल्वेराइन थी 1834 की एक कस्टम यूनियन, जो प्रेशा ने के इनिशिएटिव पे स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जोल्वेराइन का मुख्य पर्पस क्या था कि जो हर्डल्स आती हैं, एक जो फ्री ट्रेड में हर्डल्स आती हैं, उसको रिमूव करना। अभी हम जोल्वेराइन की बात करेंगे, तो अभी हम जोल्वेराइन की बात करते हैं। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो एक नया मिडिल क्लास यूरोप में उत्पन्न हो रहा था या एमर्ज हो रहा था, उसकी क्या डिमांड थी और ये डिमांड किस वजह से थी, इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया कि जर्मन स्टेट में किस तरीके से इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज थी। कि 1833 में एक मर्चेंट अगर न्यूरेमबर्ग से हैम्बर्ग की ओर मूव करता था तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स को पार करना पड़ता था और हर कस्टम बैरियर से उसे 5% जो है कस्टम ड्यूटी ली जाती थी। और ये कस्टम ड्यूटी जो थी उसके वस्तुओं के वजन के बराबर होती थी, जो उसके साथ जो गुड्स होती थी, जो प्रोडक्ट होता था, उसके वेट के हिसाब से ली जाती थी। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि किस तरीके से जो लेंथ मेजरमेंट यूनिट थी वो डिफरेंट थी
वो डिफरेंट थी अलग अलग स्थानों पर। जो अलग अलग शहर थे जर्मन कॉन्फेडरेशन के, वहाँ पर अलग अलग तरीके से उसको बस मेज़र किया जाता था। अब ये डिमांड उठने लगी थी इकोनॉमिकल स्फेयर में कि किस तरीके से इकोनॉमिकल यूनिटी इस्टेब्लिश की जाए, ताकि जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो सुगम हो सके, वो आसान बनाया जा सके। यानी एफिशिएंट ट्रेड के लिए, एफिशिएंट इंडस्ट्रियल जो गुड्स थी या इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट था, उसके लिए इस बात की डिमांड उठने लगी। और उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या आया? 1834 में जोल्वेरियन या जोल्वेराइन की स्थापना। ये जोल्वेराइन क्या थी? एक कस्टम यूनियन थी, एक सीमा शुल्क, सीमा संघ या कह लो उसको, कस्टम यूनियन थी। अब इसमें क्या था? द न्यू कॉमर्शियल क्लासेस आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। जिस तरीके से नया कॉमर्शियल क्लासेस क्या डिमांड कर रहा था कि एक जो है यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए, जिसमें गुड्स का, पीपल का और कैपिटल का मूवमेंट बिना किसी हर्डल के, बिना किसी रुकावट के एक स्थान से दूसरे स्थान होता जाए, जो कि बहुत ज़रूरी था इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। अब इसी डिमांड के रिएक्शन में प्रेशा द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया और इस जोल्वेराइन की स्थापना की गई 1834 में। और इस जोल्वेराइन को लगभग सभी जर्मन स्टेट ने ज्वाइन किया गया। इस जोल्वेराइन में जो डिसीजन लिए गए वो क्या क्या थे, ये देख लीजिए। द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, यानी कि जो व्यापारियों को, जो नए कॉमर्शियल मूवमेंट में जो बाधाएं आती थी, वो बाधाएं क्या थी? जो कस्टम बैरियर्स थे। तो इस जैसे ही इस कस्टम यूनियन की स्थापना हुई, जो टैरिफ बैरियर्स थे वो समाप्त कर दिए गए। यानी कि अब जो व्यक्ति थे, जो पर्सन्स थे, वो अपनी वस्तुओं को बिना किसी रुकावट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे और उन्हें हर बैरियर पर कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होती थी। उसके अलावा जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जर्मन स्टेट में हर रीजन की अपनी करेंसी थी, वो उनकी अपनी करेंसी थी। और ये जो करेंसी की का डिफरेंस था, ये जो करेंसी में डिस्पैरिटीज थी, वो सबसे ज़्यादा एक तरीके से रुकावट थी, एक हर्डल थी इकोनॉमिकल एक्टिविटी के लिए। यानी आर्थिक क्रियाओं में सबसे ज़्यादा बाधा प्रस्तुत करती थी वो अलग अलग मुद्राओं का होना। तो सबसे जो सेकंड इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया, तो जो 30 करेंसीज थी उनको रिड्यूस कर दिया गया और 30 करेंसीज के प्लेस पर, यानी कि 2 करेंसीज वर रिकॉग्नाइज इन द प्लेस ऑफ 30 करेंसीज। यानी जो 30 मुद्राएं, 30 करेंसीज अलग अलग चलती थी, उनको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर केवल 2 करेंसीज को मान्यता रिकॉग्नाइज की गई। साथ ही साथ जो थर्ड इनिशिएटिव था वो क्या था कि रेलवे नेटवर्क का एक्सपेंशन करना, कि जो है क्रिएशन ऑफ रेलवे नेटवर्क, जिसकी वजह से लोगों को, गुड्स को, पीपल, गुड्स को एक स्थान और कैपिटल ऑल्सो, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर कोई रुकावट ना हो। यानी लोगों का आवागमन, वस्तुओं का आवागमन, उसमें कोई रुकावट ना आए। तो इस तरीके से आर्थिक क्षेत्र में यूनिफॉर्म या यूनिटी को स्टैब्लिश करके उसको सीधे नेशनल सेंटिमेंट से जोड़ देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इस तरीके से इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज्म को रिकॉग्नाइज किया गया।